जय हिंद एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं क्यों यहाँ पे और आपकी इस यूनिफॉर्म पाने की जर्नी में व्हाई आई एम द बेस्ट, और यू कैन से दैट व्हाई आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, आई कैन बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। So first of all, I have already cleared multiple government exams, including the UPSC CAPF Assistant Commandant Paper 1, CDS, FCAT, SSCGD, Navy SSR, and then the Indian Coast Guard Assistant Commandant exam. I have been to SSB multiple times and I have attended the conference. So इस जर्नी ने मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो सिखाई है, और ये सब कुछ मैंने एग्ज़ाम्स खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी पे किया है, कोई कोचिंग नहीं ली है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस जर्नी इज़ व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, बिकॉज आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बट आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। मेरा एक ही पर्पस है इस चैनल पे कि आपको एक एज देना। आई विल गाइड यू टू फोकस ओनली ऑन व्हाट्स ट्रूली नेसेसरी एंड बेस्ड ऑन माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग दीज एग्जाम्स। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट होगा पॉलिटी, बिकॉज पॉलिटी से कोई कैसे ही हेट कर सकता है। आई कांट अंडरस्टैंड। बाकी अपने अपने परसेप्शंस हैं एंड आई रिस्पेक्ट एवरी परसेप्शन। सो द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज चैप्टर 4, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है, बट बुक का चैप्टर नंबर 4 है, और हमने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज चैप्टर 1, 2, 3 इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। सो if I start with those chapters, I am pretty sure that you will get bored and you will be that person who's about whom I was talking in early part, that कौन ही hate कर सकता है पॉलिटी को। So that's why I have started from chapter 4 preamble, ताकि आपको मैं पॉलिटी से प्यार करना सिखा सकूँ। तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया, आपकी पूरी पॉलिटी को वो लॉन्ग बोरिंग पैराग्राफ साइड बाय साइड पढ़ने से बेटर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपकी पॉलिटी बुक में है। तो आपको घबराना नहीं है कि वो कुछ पॉइंट्स उसमें मिस आउट होंगे। हर एक पॉइंट है वहाँ पे जो लिखा हुआ है, बट मैंने उसको आपके जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, मैंने उसको ब्रेकआउट करके 7 पैराग्राफ 7 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। एंड हर पार्ट में मैंने सिर्फ उस बुक की लिखी हुई चीज़ तक अपने आप को लिमिट करने का ट्राई नहीं किया। मैंने ट्राई किया उसकी बैक स्टोरी, जैसे कि आप अगर एक वर्ड जान लो, सोशलिज्म, अगर वहाँ पे सोशलिज्म लिखा है तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशलिज्म वर्ड तक ही रुक जाऊंगा उसकी डेफिनेशन देके। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द बैक स्टोरी ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, कार्ल मार्क्स कौन था, ये चीज़ें हुई क्यों, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि पॉलिटी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप समझने बैठो ना तो उससे इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिलेगी आपको कोई। So my goal is simple, to give you a 360-degree understanding that makes you confident in tackling any question from this topic. So I hope all you are ready to embark this journey. So let's start with part 1. And this is a very beautiful page in front of us. That is the Constitution of India. Okay. So it is basically the preamble. We will read it line by line in upcoming parts. So yeah, this is what I was saying, that this is the part 1, that is introduction to the preamble. preamble के बारे में हम पहले preamble के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका ओरिजिन क्या था इस कॉन्सेप्ट का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रियम्बल वर्ड को लोगों ने कैसे जाना। तो प्रियम्बल, आप मान लो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कोई तो ऐसी कंट्री होगी जिसने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को लाया होगा। तो फर्स्ट टाइम किसने लाया था, वो लाया था आपका अमेरिका। अमेरिकन्स वो थे जिन्होंने प्रियम्बल्स को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया था। उसके बाद बहुत सी कंट्री फॉलो अलॉन्ग किए, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी था, जिन्होंने इस मॉडल को फॉलो किया, एंड एवरीवन हैव इंक्लूडेड द प्रियम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज प्रियम्बल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रियम्बल बट वी डोंट नो व्हाट इज प्रियम्बल। सो द टर्म प्रियम्बल सिंपली रेफर्स करता है कि आपका किसी भी प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द समरी और द वेरी एसेंस ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली आप ये समझो, कोई मूवी रिलीज हो रही है, लेट्स सपोज शेरशाह, आप सिर्फ इस वर्ड से आप किसी को ये नहीं बता सकते कि इस मूवी में क्या दिखाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स कुछ डिफेंस एक्सपीरियंस बहुत चीन इंटरेस्ट रखते होंगे तो चीज़ों में तुमको पता होगा इस वर्ड से मतलब, बट नॉट एवरीवन। सो आप क्या करोगे, उस मूवी का ट्रेलर देखोगे, ट्रेलर देखने से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मूवी कहना क्या चाहता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उसमें कोर वैल्यूज़ क्या दिखाई गई, किस पर्सन को लिया गया है। तो इट इज़ एक्चुअली प्रियम्बल।
सो प्रियम्बल एक तरीके से आप आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हो। एक स्कूल के बच्चे के पास आइडेंटिटी कार्ड है, यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास आइडेंटिटी कार्ड है। आप आइडेंटिटी कार्ड देख करके सिर्फ आप ये बता सकते हो कि ये बच्चा कौन से कॉलेज से है, कौन सा कोर्स लिया है, कौन सा बैच है, आप उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हो। सो एन ए पालकीवाला एक ऐसे पर्सन थे जो रिनोड जूरिस्ट थे आपके, ठीक है, उन्होंने बोला था प्रियम्बल को, एक वर्ड दिया था आइडेंटिटी कार्ड। And this is very important because it is a PYQ in a paper where it has been asked who said what about the preamble. We will read about other thinkers, what they have said about the preamble, but first we are talking about the N.A. Palkiwala, that what he has said about the preamble. Okay, so now basics of the Indian preamble. Indian preamble का basis क्या है? जनवरी 22 1947 को एक चीज़ अडॉप्ट की गई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि ड्राफ्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि किया गया था 13 दिसंबर 1946। ऑलमोस्ट एक महीने से थोड़ा ज़्यादा के बाद उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो आपका प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल है, वो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे बनाया गया है। ठीक है, अगला आता है अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। अमेंडमेंट क्या होता है? सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट ले लो। आप मान लो पार्क गए हो, कहीं भी गए हो, आप किसी लोग से मिले, आपने कुछ सिनेरियो वहाँ पे देखा, आपने सोचा कि मैं जाके में इसके बारे में नोट डाउन करूँगा, जस्ट लाइक अ डायरी। बट आप 2-4 दिन के बाद आपने कुछ और भी देखा, कुछ और नई चीज़ें सीखी। आप लाइफ में हो तो कॉन्स्टेंटली लर्निंग मोड में हो, आप हर दिन एक नई चीज़ सीखोगे। तो आप क्या करोगे, आप वो चीज़ सीखा, आप आके वापस अपनी राइटिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कुछ और चीज़ें, इस चीज़ में कुछ और भी चीज़ें अगर ऐड कर देता तो ये थोड़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होती और ज़्यादा मेरे वैल्यूज़ को एक्सप्लेन कर पाती। तो आप आए, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। सो बेसिकली अमेंडमेंट इज नथिंग बट चेंजेस। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। आज तक प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में, जहाँ पे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, socialist, secular, and the last one is integrity, SSI. These are the words that were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. This is also very important. आप याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटी में आप इतनी बार सुनोगे कि आपको 1976 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड अलॉन्ग विथ मी बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप सबको पता होना चाहिए। और इसमें जो सीरियल वाइज वर्ड्स लिखे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये भी आजकल पेपर्स में आने लगे हैं, एसएससी वगैरह में पूछता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सो स्टार्ट। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is basically what it is written in the preamble. If someone asks you कि preamble अपना source of power कहाँ से लेता है, तो आपको सबसे पहली लाइन ये आनी चाहिए कि we the people of India. So preamble को power of source कहाँ से मिलता है, तो we the people of India is the source of this preamble. Okay, हमने 26 डे ऑफ 1949 को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। नाउ द पार्ट 3, दैट इज द 4 key इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारे प्रियम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हम जो मैंने अभी आपसे द वेरी थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू recently, that what is the source of this source of authority of the preamble. So constitution derives its authority directly from the people of India. How can you say this? Because the phrase the we the people of India emphasizes this, because the preamble of our constitution already starts with this phrase, we the people of India. So it is obvious that we are the source of authority for this preamble. Now what is the nature of Indian state? And I also want to add something, that state, whenever you try to like read this word state in polity, state has a very vast meaning that you will read in the upcoming chapters.
So it basically declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic nation. डरने की जरूरत नहीं है, सारे वर्ड्स के डेफिनेशंस बहुत ही डिटेल में मैंने आगे लिख रखे हैं, तो आपको सब पता चलेगा। आप बस अभी इस चीज़ को समझो कि नेचर क्या है आपके इंडियन स्टेट का। तो आपके हमारी इंडियन स्टेट एक सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन नेशन है। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो जो फाइनल की ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, सिक्योर करना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड याद रखना बिकॉज इसको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा जाता है, ये आगे पढ़ोगे। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड है, LEF। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किस में आया था ये पता चल गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में कब आया था, तो आपने अब भी पढ़ा यहाँ पे 26 डे ऑफ 1949, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका इट स्पेसिफाइज नवंबर 26 1949, वो डेट था जब कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। नाउ इट्स द पार्ट 4 दैट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कीवर्ड्स। अब जितने भी कीवर्ड्स हमने पढ़े उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी जानने हैं हमें। सो लेट्स ब्रेक डाउन ईच ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। द फर्स्ट वर्ड इज सोवरेन। अब सोवरेन वर्ड तो हमने बोल दिया, बट सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन एक छोटा सा वर्ड है बट इसके बहुत ही वास्ट मीनिंग है, वो हम ट्राई करेंगे इसमें पढ़ने का। ठीक है, द वर्ड सोवरेन, इसका लिटरली मीनिंग है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना ये किसी पे डिपेंडेंस है, इसका मतलब ना ही किसी कॉलोनी के अंडर आता है ये चीज़, ना ही कोई डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई डोमिनियन है, और ना ही कोई अथॉरिटी इस हमारे इंडिया के ऊपर है। एंड इट्स फ्री टू मैनेज इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। हम कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में भी हैं, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डजेंट अफेक्ट इट्स सोवरेनिटी। अब इंडिया की जो कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप है, इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि कॉमनवेल्थ का जो हेड होगा वो हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी अथॉरिटी रखता है। दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन एंड अ फ्री एसोसिएशन विच कैन बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। हमने इसमें अगर हमने पार्ट लिया है तो फ्री एसोसिएशन, हम कभी भी अपनी विल से चाहें तो इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, हम बाहर आ सकते हैं। अब यूएनओ का मेंबरशिप, इंडियाज मेंबर है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी इसकी सॉवरेनिटी को लिमिट किसी भी वे में नहीं करता है। अब हम एक सॉवरन स्टेट हैं, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास पावर है कि हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं और अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं किसी भी डिस्प्यूट के दौरान। हमने ऐसा किया भी है, जो हम आगे वाले आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब सोवरिन, ये पार्ट तो था हमारे लक्ष्मीकांत पे। अब जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैंने अपने आप से प्रिपेयर किया, मैं चाहता हूँ आप वो सुनो। तो हिस्टोरिकली जो था ना, इंडिया एक डिपेंडेंसी था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना डिपेंडेंसी, ये था। अब एक कॉलोनी था, कब, 1947 से पहले। आप सबको पता है ब्रिटिश एम्पायर ने हम पे रूल किया था, ठीक है। सो अब 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, बट हमारा 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। तो उस बीच में जब हमें सॉवरेन का स्टेटस नहीं मिला हुआ था, तब इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस उस टाइम पे बोला जाता था डोमिनियन, किसके, ब्रिटिश एम्पायर के। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस चेंज हो गया डोमिनियन से सॉवरेन रिपब्लिक की तरफ। अब सॉवरेनिटी और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, आपकी कॉमनवेल्थ की नेशंस के मेंबर होने से और आपकी सॉवरेनिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो पढ़ते हैं। 1949 में क्या हुआ था कि जब हम रिपब्लिक नहीं हुए थे उस टाइम, क्योंकि 1950 में हम रिपब्लिक हुए, उस टाइम पे इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि हम कॉमनवेल्थ मेंबरशिप के फुल मेंबर रहेंगे। अब ये तो हमने बोल दिया, बट ये हमारी सॉवरेनिटी को क्यों अफेक्ट नहीं करता है। तो इस डिस्कशन का जो मेजर, इस डिस्कशन का पॉइंट जो था कि ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि मेंबरशिप जो होगी वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन पे होगी, और ये हमारी इंडियन सॉवरेनिटी को कहीं से भी कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी। पंडित नेहरू ने क्लैरिफाई कर दिया था कि इंडियन एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ इज वन ऑफ द फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाई फ्री विल। हमारे पंडित नेहरू ने पहले ही बोल दिया था कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर तो बन रहे हैं, बट हम जब तक चाहें तब तक ही रहेंगे, और हम जब चाहें तब मेंबरशिप से हम बाहर भी आ सकते हैं। सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कितने मेंबर्स स्टेट है इसमें, 56 मेंबर स्टेट है। मेजॉरिटी जो है वो, इसका बेसिकली आइडिया ही यही है कि जिस पे ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया था, वो सारे मेंबर्स मिल, वो सारे स्टेट मेंबर्स मिलके कॉमनवेल्थ का पार्ट बनते हैं। सो इफ फ्री विल देन एनी कंट्री इज लेफ्ट। अब बताओ, अगर ये फ्री विल है तो कोई कंट्री लेफ्ट लिव की है आज तक,
तो मालदीव्स ने किया था कॉमनवेल्थ को लीव 2016 में। उस टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के इशू थे जिन्होंने बोला था कि मिसकंडक्ट और इस तरीके के कुछ सीन हैं जिसके वजह सिनेरियो हैं जिसकी वजह से हम कॉमनवेल्थ से बाहर आ रहे हैं। बट इन्होंने वापस रिज्वाइन कर लिया था 2020 में, 4 साल के बाद, जब उनकी गवर्नमेंट में चेंज आया, जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने आप को फिर से ज्वाइन करवा लिया कॉमनवेल्थ के साथ। नेक्स्ट ऑब्वियसली हमारी पड़ोसी पाकिस्तान, कितनी बार सस्पेंड हुई है, कितनी बार खुद मुंह खुला के चले गए हैं, फिर वापस आ जाते हैं उठ के। तो बेसिकली मल्टीपल टाइम सस्पेंड हुए हैं, लेफ्ट हुए हैं, फिर रिज्वाइंड हुए हैं। एंड द लास्ट इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने ऑफिशियली 2003 में लीव कर दिया कॉमनवेल्थ पार्ट से, अब वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है। अब यूएन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इंडिया जो है आपका यूएन का फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, और इसने ज्वाइन किया था 1945, इवन बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। तो ये भी हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता है। ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है हमारे लक्ष्मी कांत में कि यूएन का मेंबरशिप होने से हमें कहीं भी कोई लिमिटेशंस नहीं है हमारी सॉवरेनिटी पे। अब यूएन आखिर बनाया क्यों गया था? हमने यूएन के बारे में तो बात कर लिया। अब ये इसलिए बनाया गया था बिकॉज एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, पहले एक लीग ऑफ नेशन हुआ करता था जिसको बनाया गया था कि आप कंट्री में, पूरे ग्लोब में पीस रखेंगे, मेंटेन करेंगे, और आप कोई भी वॉर होने से रोकेंगे, आप कंट्रीज़ के बीच में समझौता करवाएंगे या चीज़ों को देखेंगे इस तरीके से ताकि कोई भी वॉर ना हो। बट लीग ऑफ नेशन बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 सब हुए। उसके बाद एक ये सोचा गया कि हमें कुछ और बनाना चाहिए जिसकी कंट्री, बहुत सारी कंट्री ने मंजूरी दी, और फिर यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। और आप जानते हैं आज कोई वॉर नहीं है ना? हाँ, होप यू अंडरस्टैंड। तो यूएन इज़ वर्किंग वेरी वेल। नो कंट्री हैज़ एवर परमानेंटली लेफ्ट द यूएन। अभी तक किसी भी कंट्री ने छोड़ा नहीं। इंडोनेशिया ने टेम्पररी विड्रॉ कर लिया था 1965 में, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मलेशिया के साथ उसका कुछ, तो वो उस सेम ग्रुप में नहीं रहना चाहता था, बट उसने रिज्वाइन कर लिया था नेक्स्ट ईयर में ही, 1966 में। ओके, टू मेक सॉवरेन कॉन्सेप्ट क्लियर, इन प्रैक्टिस अगर बोला जाए तो, अब ऑस्ट्रेलिया का केस पढ़ते हैं कि इन प्रैक्टिस अगर बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है दैट गवर्न्स इटसेल्फ कंप्लीटली, बट हाउएवर ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द कॉमनवेल्थ रियल। सो देयर फॉर्मल हेड जो है ना, उनके फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बट द ब्रिटिश मोनार्क, करेंटली किंग चार्ल्स III। तो किंग डायरेक्टली आपके ऑस्ट्रेलिया में के नहीं बैठते हैं। द किंग इज रिप्रेजेंटेड इन ऑस्ट्रेलिया बाय अ गवर्नर जनरल हु इज अपॉइंटेड on the advice of the Australian PM, and who is currently the Governor General of the Australia, that is no one but Samantha Mostyn. I hope I am pronouncing this name in a correct way. If I am wrong in any way, please correct me. Okay, so there's another word that is socialist. So socialist was, as you already know, that 42nd Constitutional Amendment Act has added 3 words in our constitution, that is preamble, that is SSI, socialist, secular and integrity. Socialist is the first word that was added by this amendment. So there is a word that implicit to explicit. Implicit, what is implicit? As I have already written that it is understood but not stated directly. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको कहीं डायरेक्टली लिखे हुए नहीं मिलेंगे, बट दो लोगों के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हाँ इस तरीके से है। अब जैसे कि आपका आर्टिकल 39, ओके, सो क्या बोलता है, 1976 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, 1976 में हुआ है, उससे पहले की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोशलिस्ट एलिमेंट्स थे, कुछ डायरेक्टिव, डीपीएसपी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो अमेंडमेंट ने सिंपली मेड दिस एक्सप्लिसिट। द कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी ने हमारे, लाइक इस वर्ड को प्रियम्बल में ऐड होने से पहले ही हमारे अवधि सेशन में 1955 में जो कि हुआ था, वहाँ पे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का जिक्र किया था, वहाँ पे बताया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था रेजोल्यूशन, जहाँ पे इंडिया सोसाइटी को एक सोशलिस्ट कंट्री बोला गया। सो अब हमने बहुत से वर्ड्स पढ़े, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, अब इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो हमारा आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का, जो कि बात करता है सिक्योरिंग एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, and ensuring that the wealth of the community is distributed to secure the common good. Okay, so this is the meaning that is written in the article 39. So basically implicit मतलब जहाँ पे आपको डायरेक्टली वो वर्ड नहीं लिखा गया है, बट आपको किसी तरीके से इस चीज़ को आपने समझ लिया है कुछ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। तो आर्टिकल 39 डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है कि आपका इक्वल पे होगा मैन और वुमेन का, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो आपने वहाँ पे पहले ही बोला हुआ है सोशलिस्ट वर्ड के बारे में, जो कि अंडरस्टूड था बट वहाँ पे डायरेक्टली नहीं रिटन था। बट 1976 में ये एक्सप्लिसिट बन गया, मतलब ये पूरी तरीके से वहाँ पे रिटन था
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जहाँ पे इसने ऐड कर दिया सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट तो बहुत से टाइप के होते हैं। तो इंडिया का जो ब्रांड है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इंडिया सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया। अब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? तो इट इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश करके जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी नेशनलाइज होंगी, सब गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होगा हर चीज़, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि बिलीव करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमारे LIC है, SBI, फिर आपका टाटा ग्रुप्स, बहुत से लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज मिल के अपना काम कर रही हैं, शेयर्स में दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की पार्टनरशिप होती है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ओके, सो आपका सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यूज है इसके ऊपर? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका एम कर रहा है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एंड करने के लिए। क्योंकि अगर आपका प्राइवेट कंपनीज भी बीच में उतरेंगी, एक सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे आप नहीं रह सकते, वो इतनी चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते, वो इतनी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर, मतलब लाइक सही से हैंडल नहीं कर सकते हैं एक साथ। तो आपके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को बीच में आना पड़ता है ताकि चीज़ों को सही से रेगुलेट किया जा सके। तो इंडियन सोशलिज्म जो है वो ब्लेंड है, मिला हुआ है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन इसका किस तरफ है? तो गांधीयन प्रिंसिपल के, गांधीयन सोशलिज्म के ऊपर है। अब हमारा मार्क्सिज्म क्या है? तो मार्क्सिज्म इज बेसिकली सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि डेवलप की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, एंड इट्स कोर आइडिया इज क्लास स्ट्रगल। तो हमारी सोसाइटी, जो हमारा मार्क्सिज्म कहता है वो बता रहा हूँ, जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो रखी है दो मेन क्लासेस में, द रिच, जो आपके लैंड, मशीनरी और वर्किंग क्लास हैं। दूसरा दूसरा जो वर्किंग क्लास है आपकी। गोल क्या है मार्क्सिज्म का? कि क्लासलेस एंड स्टेटलेस वेयर ऑल प्रॉपर्टी इज पब्लिकली ओन्ड। ओके, एंड मेथड क्या है इसका? वायलेंस। द स्टेट जो है आपकी वो सारे जितने भी कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर ले, सारे कंट्रोल्स अपने अंडर ले ले। ये आपका क्या कहता है मार्क्सिज्म। अब गांधीज्म वर्ड से पता चल रहा होगा आपको, अहिंसा, based on the principle of ethics, non-violence, foster close cooperation and uplifting everyone, especially the most vulnerable, that is Sarvodaya. Sarvodaya means welfare for all. This is what Gandhism says. So basically हमारा दोनों में हमारे एडेड हैं, और मोस्टली हम किस किस तरफ इंक्लाइंड हैं? गांधीयन सोशलिज्म के तरफ। अब अगला पॉइंट आता है डाइल्यूजन ऑफ सोशलिज्म। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है 1991 की, उसने बहुत से हद तक सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ इंडियन स्टेट को डाइल्यूट किया है। अब ये आई डोंट होप, आई फील लाइक बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया ये क्या लिखा है, क्या बोल दिया, और यही लक्ष्मीकांत की वर्डिंग है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ों को इस तरीके से घुमाया जाता है जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब बेसिक एक एग्जांपल से हम समझते हैं, नथिंग वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स वर्डिंग। सो आप एक समझ लो कि एक घर 1991 से पहले कैसे चलता था। सोशलिस्ट मॉडल क्या कहता था? पहला, स्टेट कंट्रोल, आपके पेरेंट्स सारे डिसीजन लेंगे, आपके पास कोई हक नहीं डिसीजन लेने का, जो वो बोलेंगे आपको वो करना है। दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म, पेरेंट आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप बाहर से कोई चीज़ खरीद के, आपको घर के अंदर जो है वही खरीदो, वही खाओ, वही उसी के साथ खुश हो। अगला है डोमिनेट पब्लिक सेक्टर, द पेरेंट ओन्ड एंड रन एवरीथिंग इन द हाउस, उनके ही ऑर्डर पे सब कुछ होगा। अब हमारा 1991 में LPG रिफॉर्म आता है। LPG क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज बेसिकली फ्रीडम, तो पेरेंट ने रिलैक्स कर दिया रूल, और अब चिल्ड्रन अपने कुछ रूल्स भी कर सकते हैं, वो अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं, वो चीज़ खरीद सकते हैं जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें खाने का मन है, जहाँ उन्हें जाने का मन है। ओके, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है ना, कोई नहीं हो सकता। तो दे लेट वन ऑफ द चिल्ड्रन टू टेक ओवर थिंग्स, लाइक वो अपने बच्चों को अलाउ करता है कि आप भी कोई चीज़ संभालो और आप उस चीज़ पे काम करो। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग द डोर्स, दरवाजे खोल दिए गए हैं, और पेरेंट्स ने फाइनली अलाउ किया है कि आप जाओ अपने नेबर्स के साथ फ्रेंड्स बनाओ, बाहर घूमो फिरो, बाहर के लोगों के साथ बात करो। अब जो हाउस है डाइल्यूटेड, मतलब अब जो हाउस होल्ड है वो नो लॉन्गर अ सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम बट एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे हर किसी के पास अपने राइट्स हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेक्युलर पार्ट। तो सेक्युलर कब ऐड हुआ था? वही सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज इन 1976।
व्हाट इज द इम्प्लिसिट प्रेजेंस? द सुप्रीम कोर्ट इन 1974 उसने ऑब्जर्व किया कि सेक्युलर वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। इनिशियली जो थे मेकर्स वो इंटेंड किए थे कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होगा, और इसका प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिलता है, वो कैसे ये चीज़ बोल सकती है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो कि आपके फंडामेंटल राइट है, जो किस पार्ट के हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ, जो हमारे थिंकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, वो ये कहना चाहते थे कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि और रिलीजन जो कंट्री के हैं वो भले ही ये नहीं है कि माइनॉरिटी है तो उसको कम राइट्स हैं, या मेजॉरिटी है तो उसको ज़्यादा राइट्स हैं। हर रिलीजन का, चाहे वो कैसा भी उसका स्ट्रेंथ हो, सेम स्टेटस है, इक्वल सपोर्ट मिलता है स्टेट से। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो पूरा ही अलग है, जहाँ पे एक रिलीजन को पूरी मेजॉरिटी दी जाती है। नाउ फोर्थ पार्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है? सुप्रीम पावर लाइज इन द पीपल। आपके लोगों के पास पूरे राइट्स हैं, पूरे पावर हैं उनके पास। ऐसा कोई मोनार्क नहीं है जो सिंगल आदमी सारे डिसीजंस ले रहा है, आप पूरी पब्लिक का इसमें सहयोग है। अब बहुत सारे टाइप की डेमोक्रेसी होते हैं। डेमोक्रेसी बहुत ही वास्ट मीनिंग है इसकी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो तो है ही, बट एक बहुत वास्ट डेफिनेशन है। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ना, सुप्रीम पावर लोग खुद ही डायरेक्ट करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे लोग वोटिंग करते हैं, आपको ये राइट आने वाला होता है, वहाँ के लोग वोट करते हैं एंड बताते हैं कि क्यों वो लॉ आना चाहिए। आप सबके मन में भी आ रहा होगा, इंडिया में भी ऐसा किया जा सकता है, बट बहुत से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या सीन है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, and you can't say that majority of our population is educated, because we have rural people and mostly peoples are influenced by the religion or the free bias thing, so they are not able to make decision very clearly. They can be biased sometimes, so you can't put the decision to them, so they take the decision. In this thing you have to take the decision on your own. Then 4 डिवाइसेस हैं आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब ये वर्ड्स तो मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या है, बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो पहला हम पढ़ते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या है? तो आप मान लो एक प्रोसीजर है जिसमें बताया जाता है कि एक लॉ को लोगों के बीच में भेजा जाता है, उनसे डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाती है। वो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिक्किम, सिक्किम के लोगों में रेफरेंडम करवाया गया था 1975 में, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कहा कि सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनना है, जिसके बाद इंडिया का पार्ट सिक्किम बन गया। Sorry. Then there's other is indirect democracy. So what is indirect democracy? That is representative democracy. The representatives elected by the people exercise supreme power and run the government. This can be primarily like India, UK, or presidential like USA. You are 18 years of age. Okay, your age is 18 years. You have given the vote for the Lok Sabha election or for any type of election. यू हैव इलेक्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव, एंड उस रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी पॉपुलेशन की आवाज़ आपके गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो आप क्या हो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हो। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडिया इज एंजॉइंग। ओके, सो इंडियन सिस्टम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया शो करता है, वेयर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेचर को, द पार्लियामेंट को। आपके सारे डिसीजन, मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन पार्लियामेंट में ही लिए जाते हैं, जो भी आपके डिसीजन हैं सारे। अब ब्रॉडर मीनिंग क्या कहता है? तो प्रियम्बल को यूज़ किया गया ब्रॉडर सेंस में, सिर्फ पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक वे में नहीं, बट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी। हाँ, अब मैंने एक वर्ड बोला था इक्वालिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, जो कि एग्जाम्स में आता है। ये कौन से वर्ड हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि emphasize that political democracy cannot last without social democracy। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको सोशल डेमोक्रेसी के बिना नहीं सह सकती, नहीं खड़ी हो सकती है। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। आप ये मान लो ना, लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी, क्या ही मतलब रह जाएगा? कुछ नहीं। आपके पास लिबर्टी तो है कुछ भी करने की, बट इक्वालिटी नहीं। किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है, किसी को कम, किसी को ऑटोमेटिकली ऊपर उठाया जा रहा है, किसी को नीचे गिराया जा रहा है। तो आपको हैंड टू हैंड चलने के लिए आपको हर चीज़ों के बारे में होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट इज रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? सो अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक कैन बी अ मोनार्की। ओके, हेरिडेटरी जो हेड होगा आपका वो किंग और क्वीन होगा, जैसे कि ब्रिटेन में किंग चार्ल्स थर्ड। सो दिस इज व्हाट
रिपब्लिक में। अब इंडिया एज अ रिपब्लिक, the term republic indicates that India has an elected head of state, that is the president. He is indirectly elected for a fixed term of 5 years. इंडिया एक रिपब्लिक है, बट किस टाइप का है आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपका हेड ऑफ द स्टेट कहाँ से बनता है, आप खुद जिस लोगों को आपने चुना है वो लोग जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं जो कि 5 सालों के लिए हैं। अदर implications ऑफ अ रिपब्लिक, अब रिपब्लिक के implications क्या क्या है? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। आपके जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल में रखी गई है, कोई एक सिंगल पीपल सारे डिसीजन नहीं ले सकता है। देर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कोई क्लास प्रिविलेज नहीं है यहाँ पे, सारे इक्वल हैं, आपको जो लॉ आपको देखता है वो सबको इक्वल वे में देखता है बेसिकली। जो बुक्स की नॉलेज है, जो बुक्स कहता है वो पर्टिकुलरली यही कहता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज व्हाट वी आर रीडिंग। ओके, सो जस्टिस, थ्री फॉर्म्स होते हैं जस्टिस के। ओके, द प्रीएम्बल सिक्योर्स थ्री फॉर्म्स ऑफ जस्टिस: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो आपका सोर्स ऑफ द आइडियल क्या है? ये तीन टाइप के जो जस्टिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, स्टार मार्क कर लो इसे। सो सोर्स ऑफ द आइडियल क्या है जस्टिस के? तो आइडियल ऑफ जस्टिस टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। आपके रशियन रेवोल्यूशन से ये तीनों जस्टिस टाइप ऑफ लिए गए हैं। सोशल जस्टिस: इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन based on caste, color, race, religion, sex, etc. It also means improving the conditions of backward classes, ST, SC, OBC, and women, because all of these categories are having reservation in our constitution. So now the next part is economic justice, non-discrimination based on economic factors. It involves eliminating glaring inequalities in health, income, and property. So basically, economic justice is nothing but if someone having a huge economy and someone having no economy, you can't differentiate between them. Like you can't favor someone by having a large economy. You have to treat both of them equally. This is what economic justice is. Now the other part is distributive justice. As the word suggests, the combination of both social and economic justice is known as distributive justice. Then there's the political justice. All citizens should have equal political rights, equal access to all political offices, and an equal voice in the government. हर सिटीजन के पास इक्वल राइट है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने का। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट आपको किसी किसी केसेस में डिनाई कर देता है, आपके रिट्स इशू करने में डिनाई कर देता है। आपको रिट्स के बारे में भी आगे पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अपने राइट्स पता चलेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट जा कैसे सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप अपने रिट्स यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ में आपको मना कर सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो। आपको एक लीगल प्रोसीजर से आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, तो वो हर केस को इंटरटेन नहीं कर सकता है। बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस उसके पास पहले से पेंडिंग में है, हमारे पास जजेस की कमी है। सो वो आपको लोअर कोर्ट में पहले भेज सकता है, जहाँ पे आपको पूरी जस्टिस मिलेगी। दिस इज बेसिकली व्हाट पॉलिटिकल जस्टिस इज ऑल अबाउट। Now, the next part is liberty. What does the word liberty mean? So, liberty means the absence of restraint on the activities of individuals while also providing opportunities for the development of their personality. Okay, it is secured through. So, liberty basically means azadi. The preamble secures liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, which are guaranteed as fundamental rights and unenforceable in courts. आपके courts में enforceable है आपकी लिबर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर आती है। अब एक टर्म आता है क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लिबर्टी क्या होती है? जहाँ पे आपको फुल आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी करो, कुछ भी गलत करो, सही करो, डजेंट मैटर। बट what is qualified liberty? Qualified liberty basically means you have liberty, but there is some restrictions on this liberty. It means that you can't harm someone. किसी को आप कुछ चोट नहीं पहुंचा सकते हो, किसी की फीलिंग्स से आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। कर देते हैं लोग, बट स्टिल this is what qualified liberty is all about. Qualified liberty is basically about you have liberty, but you don't have license to do whatever you want to do. It has to be enjoyed within the limitations mentioned in the constitution. The liberty we have is not absolute but qualified, and it is a positive point, I think, because source of the ideal क्या है इसका, लिबर्टी का? तो दोस्तों, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, unity, union of trinity, who said this? I want you to tell me in the comment section. So preamble were taken from the फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सोर्स आपका आइडियल का है इसका, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है। एंड आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन से क्या तीन चीज़ें ली गई थी, किसके, वो भी आपको बताना है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी की मीनिंग क्या है? तो एब्सेंस ऑफ
special privilege for any section of society and providing adequate opportunities for all individuals without discrimination. The preamble secures equality of status and opportunity. प्रियम्बल आपको सिक्योर करता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के इक्वल स्टेटस को। आप किसी को, मैंने जैसे बताया पहले भी, कि आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। थ्री डायमेंशन है इक्वालिटी के। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। पहले है सिविक इक्वालिटी। इट इज़ इंश्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 17 क्या कहना चाहते हैं ये मैं बताऊंगा आगे। Then there's a political equality ensured. It is ensured by Article 325. वहाँ पे लिखा गया है कोई भी पर्सन इनएलिजिबल नहीं है इलेक्टोरल रोल्स में आने से। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, आप उसके रिलीजन रेस पे उसको जज नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते आने के लिए। और आर्टिकल 326 ये कहता है कि इलेक्शंस जो होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज पे होता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है? बेसिकली कोई भी एडल्ट आपके कंट्री में वोट डाल सकता है, और हमारे कंट्री में उस एडल्ट की डेफिनेशन दी गई है 18 और मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। Now, what is economic equality? तो promoted by डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक DPSPs, लाइक आर्टिकल 39 जो मैंने पहले ही बताया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल वेज वाला, वो आपको दे रहा है। तो वो आपका इक्वल इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने हायर मैन और वुमेन दोनों को किया है, बट आप पे उनके जेंडर के बेस पे कर रहे हो। आपको पे भी इक्वल करना पड़ेगा अगर आपने दोनों को हायर किया है तो। देन देयर्स अनदर वर्ड दैट इज फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड। That is the core principle of any defense personality, any defense organization. So this is fraternity means a sense of brotherhood. The constitution promotes this through the system of single citizenship. Okay. So fundamental duties आपका article 51A जो कि ये कहता है every citizen to promote harmony and spirit of the common brotherhood. This is what defines the fraternity. Now there is two assurances. The preamble fraternity को दो चीज़ें एश्योर करने की चीज़ बताता है। पहला, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को हार्म नहीं करना है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को एश्योर करना है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इवन वी आर हैविंग द वास्ट लाइक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप हर चीज़ में, लैंग्वेज, आपके कल्चर, आपके खाने, आप इवन फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस आपके सॉन्ग्स, डांस, हर चीज़ में डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल वी शोज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। सो अगर किसी नेशन की यूनिटी इंटीग्रिटी अच्छी बनी हुई है तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रदरहुड प्रमोट हो। सो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात यहाँ क्या की गई थी? तो के एम मुंशी ने कहा था कि ये सिग्निफाई करता है पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड, एवरी वन इज यूनिक इन देयर ओन टर्म। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स और DPSP के द्वारा कि हर किसी की डिग्निटी को मेंटेन किया गया है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, as the word says, and as you will read the article 1 of the constitution that describes India as a union of states, to make it clear that the states have no right to stay from the union. Every state has to be a part of this union. If union wants to cede some part of a state, yeah, then we will give it, but no state has the right to cede from the nation. So the part 5 significance of the preamble क्या है? So it embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral, and religious, on which the Constitution is based. It reflects the dream and aspirations of the founding father of the Constitution, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कुछ हमारे थिंकर्स हैं जो हमारे प्रेम्बल के बारे में क्या कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग MCQ फॉर्म में डायरेक्ट भी आते हैं और ये PYQ हैं। जैसे कि हमारे हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। वैसे ही पंडित ठाकुर दास भार्गव, सर एस बार्कर, हिदायतुल्लाह जो आपके फॉर्मर CGI थे, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड। Then there is a part 6 that is preamble as a part of the constitution. This has been a subject of debate and Supreme Court judgment. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये बोला गया, और हाँ बहुत से केसेस और जजमेंट्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड केसेस, एंड इफ यू विल tell me, then I will love to create a separate video that includes all the important cases and judgments, because those are a very important part of your polity preparation that will surely come in your exam, and you will also get to know more about your rights. So the first case in short we are reading this Berubari Union case that is in the 1960, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, however it रिकोगनाइज कि इसको यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स लाइक आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड,
तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी सेंटेंस को इंटरप्रेट करना है और वहाँ पे अगर डेफिनेशन पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो वहाँ पे आप इस फ्रेटर्निटी वर्ड को यूज़ करके वहाँ पे उसके जस्टिफाई कर सकते हो, उसके डेफिनेशन को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नाउ केसर नंदा भारती केस 1973, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, स्टार मार्क किससे कर लो, इसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे और मैं बहुत शौक से इसे पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि इसमें हमें बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। इसने पूरा फेस ही चेंज कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। So, in this landmark case, the Supreme Court rejected its earlier opinion and held that the preamble is a part of the Constitution. Preamble part है Constitution का, और इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए सारा का सारा सोर्स जो आप कहीं जो आपको समझ में ना आए सब चीज़ों के लिए किसको लोगे आप, प्रियम्बल को लोगे। और एल आई सी ऑफ द इंडियन के एल आई सी ऑफ इंडिया के इसमें यही बोला गया लास्ट में कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब एक बार बोला जाता है नहीं है, 13 साल के बाद बोला जाता है कि है, फिर 22 साल के बाद बोला जाता है कि हाँ है। तो अगर आपने कोई एक्शन या कोई डिसीजन आज लिया है, कल को जाके आपको चेंज करना पड़े तो आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आपने एक चीज़ सीखी है और आपने उस चीज़ को और बेटर वे में इम्प्रूव किया है। सो ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इफ यू आर चेंजिंग योर डिसीजन आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इट शोज दैट यू आर रियली केयरिंग अबाउट दैट थिंग। इफ आपके पास ऑप्शन था आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो तो क्या ही फर्क पड़ता, बट आपने चेंज करने का गरज लाया, तो it basically means that you really value that thing and you want to make you want to improve that thing. So this is a very positive quality. Now LIC of India केस क्या, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। जो प्रियम्बल जो है आपका कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, ओके, एंड नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ चीज़ें लेके आनी है, तो आप उसका सोर्स प्रियम्बल को नहीं बोल सकते हो। आप प्रियम्बल में लिखी किसी चीज़ की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने से नहीं रोक सकते हो। ये नॉन जस्टिसिएबल है, ऐसा नहीं है कि आपके कुछ भी लिखा हुआ है आपके प्रियम्बल में और आप उसके बेसिस पे कोर्ट चले गए कि जस्टिसिएबल है, बट नहीं, ऐसा जस्टिसिएबल नहीं है। इसके प्रोविजंस जो हैं वो कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। द लास्ट पार्ट, कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? लेट्स सपोज इफ़ यू आर मेकिंग योर होम, आप रेनोवेट कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, बट आप अपने घर के पिलर्स को, बेसिक जो पिलर्स है जो आपके फीचर है वो नहीं तोड़ सकते हो, वरना आपका पूरा घर टूट जाएगा। तो क्वेश्चन है कि पहले टाइम आया था कि आपका 1973 में पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स को स्टोर करता है, तो आप इसलिए इसको अमेंड नहीं कर सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिंस द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है तो आपका प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। बट कोर्ट ने एक चीज़ ऐड कंडीशन, एक कंडीशन ऐड किया कि अमेंडमेंट हो सकता है बट वो आपके डिस्ट्रॉय या फिर चेंज नहीं करेगा बेसिक फीचर, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर बहुत बार बोला है बट कभी डिफाइन ही नहीं किया कि बेसिक फीचर एक्चुअली है क्या। और देखा जाए तो अमेंडमेंट हमारी प्रैक्टिस एक ही बार अमेंड हुआ है अभी तक, आपका प्रियम्बल जो कब हुआ, 1976, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं वो 3 वर्ड क्या थे, शॉर्ट फॉर्म उसका है SSI। आई वॉन्ट यू टू प्लीज कमेंट डाउन वट एवर इट इज। I hope you all enjoyed and learned some few things in this video. So that was a complete in-depth analysis of the preamble of our constitution. We literally saw how it's the identity card of the constitution. We understood the profound meaning behind the powerful words like sovereign, secular, and republic, and settled the crucial debate on whether the preamble can be amended thanks to the historic Kesananda Bharti case, the most important case. Remember, understanding part preamble is not just about clearing prelims, okay? वो फाउंडेशन है जहाँ पे आपका पूरा entire पॉलिटी का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ना इट्स योर ड्यूटी। एंड now I have a question from you for you, like which keyword from the preamble do you find most inspiring, and I also want to know why. Let me know in the comments below. I read every single one. And if this video helped you understand the preamble in simple and detailed way, please take a moment to hit the like button, subscribe. It helps this video to reach more aspirants like you. And if you want to continue the journey of smart self-study with me and crack your dream exam, then make sure you subscribe to this channel and press the bell icon so you don't miss our next video where we will dive into the chapter 5, that is the union and its territory. Thank you for your time, dedication, keep working hard, stay consistent, and I will see you in the next one. Signing off, Jai Hind.